हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीजीटी द्वारा अप्रेंटिस पोर्टल पर डाली गई एक नई अपडेट जो कि कैंडिडेट्स की ई-केवाईसी एस्टेब्लिशमेंट और डीबीटी से रिलेटेड है। दोस्तों, डीबीटी के बारे में मैं पहले भी यूट्यूब पर 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें डीबीटी और ई-केवाईसी के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आप चाहो तो वीडियो पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उन वीडियो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि ये जानकारी एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़े। लेकिन कई कैंडिडेट्स और एस्टेब्लिशमेंट को ई-केवाईसी और डीबीटी को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। इन समस्याओं और प्रश्नों के समाधान के लिए डीजीटी ने अप्रेंटिस पोर्टल पर डीबीटी एफएक्यू नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो कि आप अप्रेंटिस पोर्टल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये एफएक्यू क्या है और आपकी किन किन समस्याओं का समाधान ये करने वाला है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको और नई नई जानकारियाँ मिल सके। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र, मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करना है अप्रेंटिसशिप इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल। जैसे आप इसका यूआरएल लगाकर और इसके पोर्टल पे विजिट करोगे तो आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जिसका नाम इन्होंने देखा है डीबीटी एफएक्यू, जो कि आपको यहाँ पे पिंक कलर में शो हो रहा है। आपको इसकी जानकारी के लिए इस पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ई-केवाईसी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से संबंधित, जो कि कैंडिडेट प्रोफाइल से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स के मन में आ रहे हैं, या उनके कई तरह की समस्याएं आ रही है जब भी वो अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं या ई-केवाईसी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कई क्वेश्चंस दिए, उनका समाधान दिया हुआ है। और दूसरा जो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है वो है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, की एस्टेब्लिशमेंट को डीबीटी की प्रक्रिया फॉलो करने के लिए क्या क्या मानदंड पूरे करने होंगे, जिसके बाद में वो एनएपीएस के माध्यम से पेमेंट का रिम्बर्समेंट कर पाएगी। इसके लिए अपन चलते हैं इसके एफएक्यू के पेज पे और जानेंगे सारी जानकारी हिंदी में, क्योंकि ये आपको इंग्लिश में दी हुई है। मैं आपको सारी जानकारी हिंदी में देकर दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि ये डीजीटी द्वारा अप्रेंटिस पोर्टल पे डाला गया एफएक्यू का एक पीडीएफ है, जो कि संबंधित है ई-केवाईसी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीबीटी। तो इसमें जो 1 नंबर का जो पॉइंट है वो कैंडिडेट्स प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो समस्या दी हुई है, जो कि आमतौर पर कैंडिडेट्स के सामने उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करने और ई-केवाईसी करने में आ रही है। तो 1 नंबर का जो है वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। जब भी कैंडिडेट अपनी ई-केवाईसी पूरी करने के लिए जाते हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है कि आधार सेवा है वो एक्सेसिबल नहीं है, यानी उपलब्ध नहीं है, या उनके सामने लिखा हुआ आता है कि आप कुछ समय बाद में ट्राई करें। तो इसको लेकर कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसका जो इन्होंने आंसर दिया वो ये है कि यदि ऐसी कोई स्थिति कैंडिडेट्स के सामने आती है तो उनको कुछ समय बाद ट्राई करना चाहिए और अपना ई-केवाईसी पूरा करना चाहिए। कई कैंडिडेट्स की समस्या आ रही है कि उनका आधार है वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। तो ये साइट की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, या जो आधार कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है उसमें कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये समस्याएं आती है। तो इनके समाधान के लिए कैंडिडेट्स को बार बार प्रयास करने चाहिए, जिससे ये टेक्निकल कमी दूर हो जाएगी, आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से ये दिखाया हुआ भी है। दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, वो दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स कई बार कोशिश करते हैं, उसके बाद में उनको ये सामने आता है कि वो ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार यही लिखा हुआ आता है कि आपका आधार जो सर्विस है वो एक्सेसिबल नहीं है, कुछ समय बाद में ट्राई करो। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो? तो इसके लिए कैंडिडेट्स को क्या करना है कि अपने मोबाइल डेस्कटॉप का जो ब्राउज़र है उसकी जो भी कैश कुकीज़ है या जो इसकी हिस्ट्री है उसको एक बार
बिल्कुल डिलीट करना है, यानी हिस्ट्री है वो एक दफा बार बिल्कुल क्लियर करनी है ताकि ब्राउज़र है वो पूरा रिफ्रेश हो जाए और उसके बाद में उसको ये दोबारा ट्राई करनी चाहिए। 3 नंबर का जो पॉइंट यहाँ पे कैंडिडेट से रिलेटेड है उसमें यह है कि कई कैंडिडेट्स है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ आता है कि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही एग्जिस्टेड है, यानी पहले से रजिस्टर्ड शो करती है। तो इससे ऐसे मामले में कैंडिडेट्स क्या करें? तो यदि कोई कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है और उसकी ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड शो हो रही है तो उसे जो अपनी मौजूदा प्रोफाइल है उसका प्रयोग करके अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना चाहिए। उनका दोबारा उस ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हो सकता है इसकी ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड हो अप्रेंटिस पोर्टल पे, तो उनको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके और उसके बाद में अपने डाटा में कोई चेंजेस करने हैं या प्रोफाइल में कोई चेंज करने हैं तो वो इसे कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन है मोबाइल नंबर चेंज से रिलेटेड है। कैंडिडेट्स यदि कोई मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता है, अपना मोबाइल बंद हो गया है या वो और किसी कारण से चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करें? तो इसके लिए तो सबसे पहले कैंडिडेट को जो भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर जाकर लॉगिन करना है, उसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में मोबाइल नंबर अपडेट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो ईमेल आईडी है वो दोबारा आपको यूज़ करनी है और उसके बाद में ईमेल आईडी के ऊपर आपके एक लिंक आएगा, एक्टिवेशन का लिंक आएगा। उस एक्टिवेशन के लिंक पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। उसके बाद में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ईमेल आईडी अपडेट करने से संबंधित। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लॉगिन के लिए कैंडिडेट्स को ईमेल आईडी है वो सबसे मुख्य की है, यानी बिना ईमेल आईडी के कोई भी कैंडिडेट अपने प्रोफाइल में लॉगिन नहीं कर सकता। इसके लिए उसी ईमेल आईडी की ज़रूरी होती है। यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से याद है तो अपनी ईमेल आईडी और ओटीपी डालकर आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करो और वहां से जाकर जो भी ईमेल आईडी आपको नहीं अपडेट करनी है वो आप वहां से आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन यदि आप अपनी ईमेल आईडी भूल गए हो, आपकी याद नहीं है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो इसके लिए आपको जो अप्रेंटिस पोर्टल के ऊपर जो हेल्प डेस्क का जो टेक्निकल हेल्प का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर एक टिकट रेज करना होगा, जिसमें आपको अपनी सारी समस्याएं बतानी होगी। उसके आधार पर डीजीटी इस समस्या का समाधान कर पाएगी। आप अपने स्तर से इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद 6 नंबर का जो बिंदु है वो भी आधार कार्ड से संबंधित है, क्योंकि ई-केवाईसी है वो सारी आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, इसलिए ज़्यादातर समस्याएं आधार कार्ड से रिलेटेड ही आपके सामने आ रही होंगी। ये इस प्रकार की त्रुटि है जिसमें ये लिखा हुआ आता है कि आपका आधार कार्ड पहले से ही रजिस्टर्ड है, आपकी ईमेल आईडी अप्रेंटिस कोड से जुड़ा हुआ है, जबकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने खुद को अभी इस पर रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भी आपको जो भी अप्रेंटिस पोर्टल की जो टेक्निकल हेल्प डेस्क है उस पर जाकर उनको कांटेक्ट करना है। आपको इसके लिए टिकट रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी वो दूसरा कैंडिडेट है वो डाल देता है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए भी आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी। फिर 7 नंबर का पॉइंट है कि केवाईसी पूरे करते समय तो जिले के संबंधित जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके संबंधित जो डिटेल्स है वो इंटर नहीं हो पाती है। तो उसके लिए इन्होंने जो आंसर दिया वो ये है कि देश भर के जो जिले हैं उनको सभी को इस अप्रेंटिस पोर्टल पे ड्रॉप डाउन में मैप कर दिया गया है। यदि आप फिर भी किसी ज़िले का चयन करने में असमर्थ हो, किसी ज़िले का नाम इसमें नहीं आ रहा है, तो आप जो हो हेल्प डेस्क पर टिकट क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू ही आप कोई सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फिर 8 नंबर का है बैंक डेटा से संबंधित है कि बैंक डिटेल्स है वो अपडेट कैसे करें। तो इसके लिए बैंक आपको अपनी प्रोफाइल में आपकी बैंक डिटेल है वो अपडेट करनी होगी।
आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स इंटर कर सकते हो। उसके बाद में 9 नंबर का है, वो आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल करने से संबंधित। कई कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी प्रोफाइल के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए एक जो KYC है वो कंपलसरी रखी गई है। सभी कैंडिडेट्स अपनी KYC पूरी करें और अपने प्रोफाइल तक पहुँचे। उसके बाद में बैंक से संबंधित है कि DBT या KYC के लिए कौन कौन सी बैंक है जिनका आप बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो और DBT का फ़ायदा उठा सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि DBT का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट आपको पेमेंट करेगी वो किस बैंक अकाउंट में आएगी। तो इसके लिए DBT के दिशा निर्देशन, जो भी अनुसूचित ग्रामीण बैंक है या अनुसूचित विदेशी बैंक है, इनको DBT के लिए वैलिड नहीं माना है, इनको शामिल नहीं किया गया। यहाँ जो अनुमोदित जो बैंक है, अप्रूव्ड बैंक है, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गई जो सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है वो। उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनमें है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, CAB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, करूर व्यास बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड, RBL बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और IDIB बैंक लिमिटेड। ये सारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। फिर जो स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उनमें AU स्मॉल फाइनेंस है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस है, ESAF स्मॉल फाइनेंस है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस है, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड फाइनेंस है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शिवालिक स्मॉल बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस एंड बैंक लिमिटेड है। ये कुछ बैंक है। इसके अलावा कुछ अनुसूचित भुगतान बैंकों की सूची दी हुई है, जिसमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये बैंक है, इनका खाता यदि कैंडिडेट्स के पास है तो ही वो अपनी KYC कंप्लीट कर पाएगा और DBT का लाभ ले पाएगा। इसके अलावा अन्य किसी बैंक में यदि इसका खाता है तो उसे इन बैंकों में ज़रूर खुलाना होगा। 11 नंबर का पॉइंट इसी से संबंधित है कि यदि कैंडिडेट्स के पास इन बैंकों का खाता नहीं है तो वो क्या करें। तो उसको सबसे पहले इन्हीं बैंकों में से किसी एक बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा, इसके बिना वो अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में ये है 12 नंबर का पॉइंट है कि गलती से यदि कोई कैंडिडेट यदि प्रोफाइल में अपडेट कर दिया है तो वो उस प्रोफाइल से कैसे हटा सकता है। किसी और का, जैसे कोई कैंडिडेट है उसने किसी और का आधार कार्ड नंबर अपने प्रोफाइल में अपडेट कर दिया तो उसको डीलिंक कैसे किया जाए। तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि KYC होने के बाद में आप आधार को डीलिंक नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना आधार कार्ड नंबर अपने KYC करते वक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ज़रूर डालें, दूसरे का आधार कार्ड नंबर नहीं डालें। यदि ऐसा आपने कर लिया है तो आप नई प्रोफाइल आपको बनानी होगी, जो आपके नए आधार कार्ड नंबर है उससे पुराने वाले प्रोफाइल से आप डीलिंक नहीं कर पाओगे आधार कार्ड को। उसके बाद में 13 नंबर का पॉइंट है वो आपके पेमेंट से संबंधित है कि प्रतिष्ठान है वो 25% पेमेंट काट कर आपको पेमेंट कर रहा है। तो वो पेमेंट क्यों काट रहा है, तो इसका सबसे बड़ा है कि 21 अप्रैल 2022 को जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो घोषणा की गई है कि भारत सरकार है वो अप्रेंटिस को के बैंक खाते में 25% या अधिकतम 1500 रुपये डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र करेगी, और जो शेष राशि जो बच गई स्टाइपेंड की यानी 75% राशि बच गई वो शिक्षकों के खाते में एस्टैब्लिशमेंट ट्रांसफ़र
करेगी। जैसे कि किसी को मान लो 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो 6,000 रुपये का 25% हो गया 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कैंडिडेट के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी और जो 4,500 रुपये है वो एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट करेगी। उसके बाद में 14 नंबर का पॉइंट है, यदि किसी को एस्टेब्लिशमेंट से पेमेंट प्राप्त नहीं होता है और प्राप्त हो गया है लेकिन सरकार का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है तो उसके लिए भी उसे टेक्निकल हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी, उस पर जाके टिकट रेज करना पड़ेगा। उसके बाद में यदि किसी कैंडिडेट को डीबीटी का शेयर है वो गलत अमाउंट में प्राप्त हो गया तो उसके लिए भी ये टेक्निकल हेल्प के ज़रिए अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद में ये तो थी कैंडिडेट से संबंधित सारी समस्याएं जो उनके सामने आ रही हैं या इन फ्यूचर आ सकती है, तो उनका समाधान कैंडिडेट इस प्रकार से कर सकता है कि यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप जल्दी ही इनका उचित समाधान कर लें, अन्यथा आपके भुगतान में विलंब हो सकता है। जो स्टाइपेंड का भुगतान होता है उसमें विलंब हो सकता है। और जो 2 नंबर का जो इसमें टॉपिक है वो एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है। इसमें आप देखो कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो डीबीटी का जो स्कीम है, डीबीटी स्कीम है, उसको कैसे फॉलो करें। तो इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरी है कि सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनको अपना पे नंबर और टेन नंबर इसमें डालना ज़रूरी है। यदि कोई सेंट्रल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है या स्टेट गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या कोई सरकारी संस्था है तो उनके लिए पैन कार्ड एक वैकल्पिक है। और जब भी वो कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट जारी करें तो उसमें NAPS का ऑप्शन चुनना ज़रूरी है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट जारी करते हो, तो NAPS और नॉन NAPS। यदि इसमें आप NAPS का चयन करते हैं तो आप DBT का लाभ लेने के योग्य बन जाएंगे। फिर अगला 2 नंबर का पॉइंट है कि जो NAPS DBT में किस भुगतान प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। तो इसमें है तो प्रतिष्ठान है वो कुल स्टाइपेंड का 75% भुगतान करेगी और जो 25% का जो भुगतान है वो MSD कैंडिडेट्स के खाते में डायरेक्ट जमा करवाएगी। लेकिन इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को अप्रेंटिसशिप गेटवे के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट्स क्या कर रही हैं, अपना खुद का पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान कर रही है, तो उनको अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही ये भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद में 3 नंबर है कि जो स्टाइपेंड का पेमेंट कर रहे हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का शेयर कितना होगा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MSCD जो पेमेंट करेगी उसकी गणना कैसे होगी, इसका विकल्प अपन को कैसे मिलेगा। तो इसका उत्तर उन्होंने दे रखा है कि जब पेरोल में आप एंट्री करोगे और वहाँ पे जो भी उनके अनऑथराइज लीव है उनकी एंट्री करने के बाद जैसे ही आप कुल भुगतान की राशि वहाँ पे एंटर करोगे तो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा। 75% के हिसाब से जो अमाउंट बनती है वो एस्टेब्लिशमेंट को पेड करनी है और 25% है वो गवर्नमेंट इंडिया जो पेड करेगी, अलग अलग शेयर में आपको यहाँ पे दर्शाएगा। उसके बाद में है कि 4 नंबर का पॉइंट है कि कैंडिडेट है वो एस्टेब्लिशमेंट से तो उसको पेमेंट प्राप्त हो गया है, तो MSCD का जो शेयर है उसको कितने टाइम बाद में प्राप्त होगा। तो इसके लिए इसमें जवाब दे रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट यदि अपने कैंडिडेट्स को भुगतान कर देती है तो उसके अगले नेक्स्ट 72 आवर्स यानी 72 घंटों के अंदर MSCD के माध्यम से पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर का बिंदु है कि जो एस्टेब्लिशमेंट वो कैसे चेक कर सकती है, कैसे ट्रैक कर सकती है कि MSCD ने कैंडिडेट्स को पेमेंट का भुगतान कर दिया है। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का डैशबोर्ड है उसमें DBT शेयर की जो भी स्थिति है वहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित होती रहेगी, आप वहाँ जाकर ये डिटेल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद 6 नंबर का है कि यदि अपन पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान करते हैं और यदि वो अपडेट नहीं शो हो रहा है तो अपन को क्या करना है। तो ऐसे यदि किसी के सामने परिस्थिति आती है तो उनको भी टेक्निकल हेल्प के ज़रिए अपना टिकट क्रिएट करना होगा इस समस्या के समाधान के लिए। उसके बाद में है कि यदि पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान किया जाता है और वो अपने
पोर्टल पे भी शो हो रहा है, लेकिन अभी कैंडिडेट्स को उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति से के समाधान के लिए भी आपको टिकट क्रिएट करनी होगी। अप्रेंटिस पोर्टल के हेल्प डेस्क पर जाकर आपको अपनी समस्याएं वहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद में इन चीज़ों का समाधान हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का जो पॉइंट है वो पेरोल प्रोसेस करने के संबंधित है। तो इसमें इन्होंने जवाब दे रखा है कि इसमें EKYC करनी ज़रूरी है। यदि किसी कैंडिडेट ने EKYC पूरी नहीं की है, जैसे कोई, तो उसकी जो पेरोल है वो आप फ्रीज नहीं कर पाएंगे। जिस कैंडिडेट की EKYC पूरी हुई है वो ही उसी का पेमेंट फ्रीज होगा और उसी का एस्टेब्लिशमेंट भुगतान कर पाएगी। हाँ कि इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ NAPS से रिलेटेड है, कुछ नॉन NAPS के कैंडिडेट है, तो उनके अलग अलग बैच बनाकर भी एस्टेब्लिशमेंट है वो भुगतान कर सकती है। लेकिन NAPS या DBT के लाभ के लिए EKYC होनी ज़रूरी है। अब 9 नंबर का जो पॉइंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट के, कि जो अभी मौजूदा अवेलेबल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो DBT में कैसे चेंज होंगे। तो इसमें इन्होंने उत्तर दिया कि एक बार DBT पोर्टल जैसे शुरू हो जाएगा उसके बाद तो प्रतिष्ठान को पेरोल पेज पर DBT लागू है या नहीं है का ऑप्शन चुनने का विकल्प मिलेगा। वहाँ से ऑप्शन चयन करने के बाद इन अनुबंध पत्रों को NAPS में बदलने के लिए DBT का ऑप्शन चुनना होगा। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो DBT कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिनके लिए आप नो करोगे वो नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे और उनका आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद में 10 नंबर का है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को DBT का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई DBT के विकल्प को नहीं चुनता है तो उसको क्या करना है। तो इसका इन्होंने उत्तर दिया है कि यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट DBT का ऑप्शन नहीं चुनती है, उसकी पालना नहीं करती है, तो उन्हें NAPS के माध्यम से जो अनुबंध उन्होंने जारी किए हैं उनको गैर NAPS यानी नॉन NAPS कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना होगा और उनका जो संपूर्ण भुगतान है वो एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ही वहन करना होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि NAPS योजना के तहत ही आप इसका लाभ ले सकते हो और उसके लिए आपको DBT का चयन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जिन एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक DBT की पालना नहीं की है या जो अभी पालना करने के बारे में जो कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, उनके मन में सवाल है, तो ये DGT ने इस FAQ के माध्यम से उनको देने का प्रयास किया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद में यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आपके जो भी नज़दीकी AAA है जो कि ITI से संबंधित काम देखती है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।